Hi guys and welcome back to your own channel Deepak Yadav Science Academy. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 3rd of December 2020. तो आज है तारीख 3 दिसंबर 2020 और है थर्सडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। और गाइज लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए यानी कि ये द हिंदू न्यूज़पेपर चाहिए तो बताता हूँ आपको ये कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले डाउनलोड करना है आपको टेलीग्राम और फिर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव IAS अकेडमी। एज यू कैन सी आप लोगों को यहाँ पर ये चैनल मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्लिक करना, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। अब ये चैनल नहीं मिलता है बाय चांस तो आप लोगों को क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है आप लोगों को, तो उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और जाकर वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ये वाला। ओके, यहाँ पर आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डेली बेसिस पे मिलती है। पिछले 7-8 महीने से डेली जो है पीडीएफ आपको मिल रही है, यहाँ पर आप ले सकते हो। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स आते हैं हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में, उसका बैकग्राउंड पोर्शन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं उसके बाद। और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, अपना एक छोटा सा सपोर्ट दिखाना है बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, जैसा अभी तक आप लोग दिखा रहे हो। ओके, तो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आज इतना लेट कैसे हो गया। आज बहुत ज़्यादा लेट हो गए हम लोग। क्यों? सबसे पहले तो यार सुबह उठने के बाद मेरा तो सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया था न्यूज़पेपर का। मैंने जल्दी से सब्सक्रिप्शन लिया तो पता चला न्यूज़पेपर अभी आया ही नहीं है। अब जब न्यूज़पेपर नहीं आया काफ़ी देर हो गई थी, डेली एडिशन नहीं आ पा रहा था, बाकी सारे एडिशंस थोड़ा सा लेट अपलोड हो गए थे तो मैं डेली एडिशन का वेट कर रहा था। तो डेली एडिशन फाइनली यहाँ पर आ चुका है, तो इसी वजह से यहाँ पे लेट हो गया और मैंने इसी वजह से न्यूज़पेपर को हाईलाइट नहीं किया है। ओके, कहीं सोचो सर हाईलाइट नहीं किया, तो इसी वजह से हाईलाइट नहीं किया क्योंकि आज लेट हो चुका है ऑलरेडी। अभी मैं हाईलाइट करने बैठता तो मुझे आधा घंटा और लगता, इससे अच्छा मैं आधे घंटे में वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ पे बता दूंगा, हालांकि कम है आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, लेकिन डिस्कस तो करने हैं हम लोगों को, है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग लेंगे एक क्वेश्चन, जैसा कि हमेशा लेते हैं। मैप में आप लोगों को जाकर देखना है। कल आप लोगों ने नाइजीरिया को देखा था, आज आपको देखना है नाइजर को, जहां पे अभी OIC की मीटिंग हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर देखो नाइजर को। अभी आपने कल नाइजीरिया देखा था। और दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर कॉन्सेप्ट बेस्ड, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों के बारे में आप लोगों को बताना है। मैंने काफ़ी बार पढ़ाया है NIA के बारे में, काफ़ी बार पढ़ाया है CBI के बारे में, दोनों के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, और चलते हैं पेज नंबर 1 के ऊपर। पेज नंबर 1 पे हमारा आता है सबसे पहला आर्टिकल। ये यहाँ पर बात करी जा रही है, इंडिया कोई भी चीज़ ऐसी एक्सेप्ट नहीं करने वाला चाइना से जो कि बॉटम लाइन से कम हो। ओके, यानी कि अभी यहाँ पर क्या है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का जो है इंटरव्यू हुआ। आगे इंटरव्यू पूरा दे रखा है कंप्लीट, आप रीड कर सकते हो, बट मैं आपको बताता हूँ इस इंटरव्यू में क्या है। इस इंटरव्यू में यहाँ पे इनके द्वारा ये बताया गया कि जो ये स्टैंड ऑफ है, ये अभी काफ़ी समय हो तो गया, चलता हुआ आ रहा है, लेकिन इसे टाइम लगेगा पूरी तरह से रिजॉल्व होने में। यानी ये ऐसा नहीं है कि ये इशू इतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। इस इशू को सॉल्व होने में अभी आने वाले टाइम लग सकता है। और इंडिया कोई ऐसी चीज़ एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, कहीं चाइना सोचे कि हाँ ये वाला एरिया ले लेंगे, ये वाला वो एरिया ले लेंगे, तो ऐसा है भी नहीं। इंडिया ये सारी चीज़ें, चाइना की हरकतें एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पर कोशिश ये है कि जो आपस के रिलेशंस हैं वो ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इन चीज दोनों को लेकर। तो फिर काफ़ी कोशिश ये रहने वाली है कि ऐसे ही इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ये इश्यूज़ हैं, जो ये प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व हो जाएं। ओके, तो यहाँ पर इनके इंटरव्यू में यही सारी चीज़ें बोली गई और इनसे पूछा गया कि भाई कितना टाइम लगने वाला है इंडिया चाइना के रिलेशंस को रिजॉल्व होने में। तो इन्होंने बोला अभी काफ़ी टाइम लगेगा यार। अभी देखोगे आप लोग, पिछला एक कुछ हुआ था अरुणाचल प्रदेश में शायद, ठीक है, इनके इंटरव्यू में बताया गया, आप इंटरव्यू आगे दे रखा है। तो जो वो इशू था पहले अरुणाचल प्रदेश वाला, उसे 9 साल लगे थे सही होने में, तो इसे भी टाइम लगेगा। इनके द्वारा ये एग्जाम्पल देकर बताया गया इस इंटरव्यू में। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बराबर में यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा, फार्मर्स फार्मर्स फार्मर्स। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट करा जा रहा है फार्म बिल्स को लेकर। तो वीडियो में बने रहना, एंड में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो 3 फार्म बिल्स कौन कौन से हैं और फार्मर्स के प्रोटेस्ट के बारे में। ये 2 चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। ओके, नाउ यहाँ पर फार्मर ने डिमांड करी है कि भाई एक स्पेशल सेशन बैठाया जाए पार्लियामेंट में, ठीक है। एक पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बैठाया जाएगा, उसके अंदर जो फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एंड में। तो फिर वो सारी चीज़ें रिजॉल्व करी जाए, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं
वो प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। इसलिए यहाँ पर फार्मर की डिमांड है कि भाई एक स्पेशल सेशन बैठाया जाए पार्लियामेंट के अंदर में, जिससे कि हम अपनी बात भी रख सकें कि क्या है हमारे मन में, क्या हम लोग चाह रहे हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बताई गई ना। उसके बाद नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल एक और यहाँ पे नजर आएगा, ब्रिटेन अप्रूव्स फाइजर कोविड-19 वैक्सीन। ब्रिटेन का में अप्रूवल हो चुका है टोटल फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का। अगले हफ्ते वैक्सीन लगनी चालू हो जाएगी ब्रिटेन के अंदर में। ब्रिटेन हो गया सबसे पहला। ओके, नाउ अभी धीरे धीरे बहुत सारी वैक्सीन है, मॉडर्ना हो गया इंडिया के अंदर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन हो गई। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन पूरी तरह से अप्रूव होगी 2 हफ्ते बाद। ठीक है, तो ये सारी जगह पर अप्रूवल मिल रहा है, तो उसी के बारे में बताया गया ना। ब्रिटेन जो है वो अप्रूव कर चुका है फाइजर वैक्सीन को, और यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा ये फाइजर वैक्सीन को देना अगले हफ्ते से ना। उसके बाद नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट यहाँ पे बहुत सारे जो बच्चे देख रहे हैं क्लास 12th वाले, बोर्ड्स वाले, तो सीबीएसई ने क्या बोल दिया, 2021 के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं वो रिटन मोड में होंगे। भाई होंगे एग्जाम्स, कहीं सोच रहे हो नहीं होंगे एग्जाम्स, तो ऐसा नहीं है, एग्जाम्स होंगे जैसे होते थे, बट जो प्रैक्टिकल्स है उसके लिए कोई ऑल्टरनेटिव लाया जाएगा। ओके, प्रैक्टिकल्स के लिए ऑल्टरनेटिव लाया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल्स वगैरह देखेंगे क्या होगा, लेकिन जो है एग्जाम जरूर होगा ना। उसके बाद नेक्स्ट छोटा सा आर्टिकल एक और, अनदर वन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बोरिस जॉनसन कौन है, यूके के प्राइम मिनिस्टर। तो बोरिस जॉनसन को इनवाइट कराए हम लोगों ने चीफ गेस्ट के तौर पर। कब? आर डे यानी रिपब्लिक डे पर, यानी जनवरी 2021 में, अगले ही महीने हम लोगों ने इनवाइट करा है। पीएम मोदी ने फोन कॉल करके इनसे बातें करी और बोला इनको इनवाइट करा गया है, और अभी देखेंगे इनकी तरफ से क्या रिस्पांस होता है, मतलब ये आते हैं या नहीं आते हैं, अभी यहाँ पर कुछ मालूम नहीं है। ओके, तो चलो ये था फाइनली उसके अंदर ना। एक छोटा सा आर्टिकल और नजर आएगा, कोविड-19 का जो पॉजिटिविटी रेट है वो गिर चुका है दिल्ली के अंदर में 5% से। काफ़ी अच्छी बात है, गिरता ही रहे तो ही ज़्यादा अच्छा है, उठेगा तो इकोनॉमी गिरेगी। ओके ना। उसके बाद ये एक छोटा सा आर्टिकल दिख रहा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं बट मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डाबर का हनी है उसका सर्वे हुआ। ठीक है, तो आपकी काम की बात है ये भी, जो भी हनी कंज्यूम करता है, डाबर का हनी है उसका यहाँ पे अच्छी तरीके से सर्वे और टेस्टिंग हुई, तो ये पता चल रहा है कि डाबर हनी 100% प्योर है, बट जो बाकी सारे हनीज हैं वो एक शुगर सिरप है। ओके, यानी कि उसके अंदर चीनी चीनी भरी है और कुछ नहीं है। नाउ पेज नंबर 2 के ऊपर आते हैं। पेज नंबर 2 पे हमारे लिए आर्टिकल्स कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए। पेज नंबर 3 पर भी हमारे लिए कुछ नहीं है डिस्कस करने के लिए। 4 पर यहाँ पर आता है एक आर्टिकल छोटा सा, यहाँ पे देखेंगे, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया है सेल यूज ऑफ क्रैकर्स इन एनसीआर। अब यहाँ पे नेशनल कैपिटल दिल्ली के अंदर में क्या कर दिया कि देखो, क्रैकर्स का भी इस्तेमाल करा जा रहा था। अभी एनवायरमेंट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर में, पॉल्यूशन आप देखोगे, प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई पहुंच चुका है, पुअर कंडीशन में, सीवर कंडीशन तक ये कैटेगरी पहुंच चुकी है। ओके, तो उसको देखते हुए यहाँ पर अब दिल्ली ने एक स्टेप उठाया कि भाई बैन ही कर दो पटाखों को। अब पटाखों को पूरी तरह से बैन ही कर दिया। साथ ही साथ जो क्रिसमस वाले हैं, अभी क्रिसमस आ रहा है तो उनके लिए ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ करा है कि ग्रीन क्रैकर्स वो जो है जला सकते हैं, अदरवाइज वैसे जो केमिकल वाले क्रैकर्स होता है इन सबको नहीं जला सकते। ग्रीन क्रैकर्स में क्या होता है, ये कम पोल्यूशन करता है। इनके द्वारा ये जो ग्रीन क्रैकर्स हैं, हरे पटाखे हैं तो इनसे क्या होता है कि मतलब कि जो पोल्यूशन है वो बहुत कम होता है, इनके अंदर जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें बोली किसने, ये सारी चीज़ें कह कौन रहा है, वो कह रहा है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो याद रखना एनजीटी ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का काम है कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज को टैकल आउट करना। ठीक है, जो भी हमारे पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी पोल्यूशन वाला हो गया या कोई भी इस चीज़ के रिलेटेड इश्यूज हो गए, उन सबको टैकल आउट करता है हमारा एनजीटी। ओके ना, आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 के ऊपर, नथिंग इज इम्पॉर्टेंट। पेज नंबर 6 एडिटोरियल हम लोग वापस आके डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पे काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखेंगे जो कि हमने अभी अभी पढ़े हैं। जैसा आप लोग को यहाँ पे दिखेगा, फार्मर ने डिमांड करी है स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट की। ठीक है, ये हमने अभी पेज नंबर 1 पे पढ़ा, और हमने इस वाले आर्टिकल को ही पढ़ा कि जो बोरिस जॉनसन है उनको इन्वाइट किया गया है एज अ चीफ गेस्ट, ये भी हमने अभी पेज नंबर 1 पे ही पढ़ा है। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि ब्रिटेन ने अप्रूव कर दिया है फाइजर कोविड-19 वैक्सीन का, बिल्कुल सेम आर्टिकल है, पेज नंबर 1 पे ये भी पढ़ा है, और ये भी हमने अभी पढ़ ही लिया पेज नंबर 1 पे। नाउ आगे बढ़ते हैं
पेज नंबर 9 के ऊपर आएंगे। देखो जो फार्मर्स का, जो पंजाब के फार्मर्स हैं, उनका एक कैंपेन चल रहा है दिल्ली चलो का, वो अभी भी कंटिन्यू है। जी हाँ, कंटिन्यू है। मतलब कि दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो प्रदर्शन चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन और भी जगह से जो फार्मर्स हैं वो आ रहे हैं, और भी जगह से फार्मर्स अब धीरे धीरे इसको ज्वाइन कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को। यानी ये प्रदर्शन जो है काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। देखेंगे क्या जो है इसका सॉल्यूशन निकल कर आता है, क्या यहाँ पे सॉल्यूशन करा जाएगा। ओके, इसका पूरी तरह से देखने को मिलेगा हम लोगों को। अभी तो फिलहाल यहाँ पे प्रोटेस्ट जारी है और लगातार दबा के प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है, इन फार्म बिल्स को लेकर। थोड़ी देर तक और बने रहना, फार्म बिल्स को डिस्कस करेंगे आगे ना। उसके बाद यहाँ पर एक बराबर में आर्टिकल ये भी दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई जो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के इनके जो ऑफिस हैं उसमें कैमरे इंस्टॉल होने चाहिए, उसके अंदर कैमराज लगे होने चाहिए। अब वहाँ पे कैमराज लगे होंगे तो क्या होगा उससे, कि जो भी यहाँ पे केसेस वगैरह रिजॉल्व करे जाएंगे उनकी रिकॉर्डिंग होगी पूरी तरह से। और जब वो कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग होगी तो वो एक काम करेगा, वो क्या काम करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट एंड डिग्निटी टू लाइफ, किसी भी पर्सन के ये सारे राइट्स को जो है प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आप लोगों को बताना है इन दोनों चीज़ों के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है, जो न्यूज़ में मैंने वही चीज़ पूछी है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन दोनों के ही अंदर क्या लगने वाले हैं, कैमरास, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया। आओ आगे बढ़ें ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखें क्या है नेक्स्ट। एक छोटा सा आर्टिकल ये वाला नजर आएगा, धमाकेदार। देखो इंटरेस्टिंग है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के द्वारा बोला गया कि भाई जो वेमेन जस्ट, जो हमारा अभी तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि जो विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी हो, ठीक है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विमेन जज तो बनी नहीं है। अगर हम जज की संख्या काउंट करें तो विमेन बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि विमेन जजेस के अंदर बहुत ज़्यादा कम होती हैं। और यहाँ पर आप लोगों को मैं एक नंबर बताऊंगा, इसके अंदर बताया गया था, आप भी शॉक रह जाओगे। सिर्फ और सिर्फ 80 विमेन जो हैं वो जजेस हैं, ठीक है, याद रखना 80 विमेन जजेस हैं। कितने जजों में से, 1113 जजों में से अगर हम पूरे स्ट्रेंथ की बात करें ओवरऑल, तो उसमें से 80 विमेन, 80 औरतें जज हैं। और 80 में से सिर्फ और सिर्फ दो जज, सिर्फ और सिर्फ दो जज सुप्रीम कोर्ट में है, बाकी सब जो हैं हाई कोर्ट्स के अंदर है। और वो ऐसे हाई कोर्ट जहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है, जैसे कि मणिपुर, मेघालय, पटना, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, जहाँ पे कोई सिटिंग ही नहीं होती है विमेन जजेस की। तो आप समझ सकते हो मतलब कि विमेन काफ़ी पीछे हैं इन केसेस में, इस सेक्टर में वुमेन बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इनको मुद्दा उठाया गया है, बिल्कुल सही है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो यहाँ पे होना चाहिए, वुमेन को हम लोग को आगे रखना चाहिए, ठीक है। वुमेन आएगी तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को नई नई चीज़ें दिखाई देने वाली हैं, ठीक है। अगर वुमेन को हम लोग एज अ जज आगे लेकर आते हैं तो बहुत सारी नई नई चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, नई नई चीज़ें निकल कर आएंगी, ठीक है। नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर बात करी गई और बोला गया जो वेमेन है वो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी तक बनी नहीं है, तो वेमेन को हम लोगों को आगे लेकर आना पड़ेगा, और इसमें लॉ सेक्टर में। ओके ना। उसके बाद पेज नंबर 10 के ऊपर, जैसे मैंने भी आप लोग को पेज नंबर 1 के ऊपर डिस्कस किया था ना, कि एक इंटरव्यू हुआ है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर प्रसाद जी का। तो वो इंटरव्यू ये है, आप जाकर इसको रीड कर सकते हो। मैंने बता दिया फिलहाल इस इंटरव्यू के अंदर क्या है, चाइना को कैसे टैकल आउट करना है, यही सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई जा रही है। कि जो ये आप कह सकते हो इन दोनों के रिलेशंस हैं वो धीरे धीरे रिजॉल्व होंगे। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पेज नंबर 1 के ऊपर बता दिया है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे ये वाला नजर आएगा। इस आर्टिकल में बात हो रही है ग्लोबल अलर्ट ऑन वैक्सीन फ्रॉड्स। भाई यहाँ पर वैक्सीन अभी तैयार हुई नहीं है, फ्रॉड देखे जा रहे हैं। उन फ्रॉड को टैकल करने के लिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आ गया है इंटरपोल। मैं बताऊंगा इंटरपोल क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल ने बोला भाई सेफ्टी के लिए, ये सप्लाई चेन की सेफ्टी के लिए और ये फेक प्रोडक्ट्स को पहचानने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ हम लोग को लॉज लाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि यहाँ पर फेक जो है ये काम हो रहा है वैक्सीन को लेकर। आजकल हर किसी को ज़रूरत है, कोई भी यहाँ पर जिसे भी मिलेगी, कितनी भी महंगी मिले भाई लेने को तैयार है वो, है ना। तो काफ़ी सारा फेक प्रोडक्ट भी मिल रहा है मार्केट के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को लॉज लाने पड़ेंगे, लॉज इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, ताकि ये फेक प्रोडक्ट्स का काम ख़त्म हो जाए, वैक्सीन फ्रॉड जो है ये ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसके अंदर ये सारी चीज़ें बोली किसने, ये सारी चीज़ें बोली है इंटरपोल ने। ये इंटरपोल है क्या, बहुत टाइम बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। मैं आपको डेट दिखाता हूँ मैंने कब डिस्कस किया था इंटरपोल। 26 अगस्त को डिस्कस किया था, अगस्त को।
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने बाद यहाँ पे इंटरपोल डिस्कस कर रहे हैं, यानी दूसरी बार आ चुका है। तो हालांकि न्यूज़ में था, हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, मैंने बता दिया, मतलब कि इस तरीके से डिस्कस नहीं किया था, मैंने ओरली बता दिया था इंटरपोल क्या है। ओके, नाउ अगर हम बात करें तो इंटरपोल आता है हमारा जीएस पेपर 2 में। तो ये काफ़ी सारे नोटिस को इशू करता है। पहले मैं बता दूं इंटरपोल होता क्या है। इंटरपोल नोटिस क्या होते हैं, आर द इंटरनेशनल रिक्वेस्ट। एक इंटरनेशनल रिक्वेस्ट होती है कॉपरेशन के लिए, अलर्ट्स के लिए, कि जो पुलिस हैं मेंबर कंट्रीज़ में वो शेयर करें क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशंस वगैरह, जितना भी यहाँ पर क्राइम्स हो रहे हैं कंट्रीज़ के अंदर में, उसकी इंफॉर्मेशन इसके साथ शेयर करी जाए। ओके, तो यहाँ पर ये इंटरपोल का एक, आप कह सकते हो, इंटरनेशनली यहाँ पर काम करती है। ओके, नाउ मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊंगा कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, याद रखना, इसका हेडक्वार्टर है लियोन फ्रांस के अंदर में। ओके, नाउ जो ये नोटिस हैं, ये इंटरपोल काफ़ी सारे नोटिस इशू करता है। देखो कौन कौन से नोटिस इशू करता है, आपको दिखेगा यहाँ पर, रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस, ब्लैक नोटिस, ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल, और इंटरपोल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर स्पेशल नोटिस। तो यहाँ पे अब की बार कौन सा नोटिस इशू करा है इस आर्टिकल के अंदर में वैक्सीन फ्रॉड के लिए, वो इशू करा है ऑरेंज नोटिस। ठीक है, ऑरेंज नोटिस को इशू करा गया, यानी कि इमिनेंट थ्रेट। जो यहाँ पर इस थ्रेट, जो ये वैक्सीन फ्रॉड से उसको टैकल आउट करने के लिए इस ऑरेंज नोटिस को इशू करा गया है इंटरपोल के द्वारा। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, ये आप लोगों को नजर आएगा। देखो, इंटरपोल ऑरेंज नोटिस ने यहाँ पर ये कहा है कि भाई कोविड-19 का जो ये वैक्सीन को लेकर फ्रॉड हो रहा है उसके लिए कुछ लॉज वगैरह लेकर आया जाए। ओके, ना आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि भाई अभी हमने यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक लॉ लेकर आए थे। ठीक है, एक ऑर्डिनेंस हम लोगों ने पास किया है, और आपको पता होगा वो किस चीज़ को लेकर है, कि यहाँ पे कोई भी किसी भी दूसरे को फोर्सफुली उसका रिलीजन चेंज नहीं करवा सकता। तो ऐसा यहाँ पर अभी लॉ आए हुए इतने दिन हुए हैं नहीं, और पहला केस आ गया यहाँ पर। ओके, पहला अरेस्ट भी हो चुका है इस लॉ को लेकर। नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा, अमित शाह जी ने बोला कि भाई देयर शुड बी जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म, यानी कि हाँ पर कहीं भी अगर टेररिज्म है, कहीं भी आतंकवाद है, वो जीरो के उसमें, मतलब उसका टॉलरेंस नहीं होना चाहिए, उसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, उसके अगेंस्ट ही खड़े रहेंगे। और हमेशा हर कंट्री को उसका टेररिज्म के अगेंस्ट ही खड़े रहना चाहिए, ना कि पाकिस्तान की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी। और आपको पता होगा टेररिस्ट का नाम इतना आ क्यों रहा है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, बोको हराम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अभी 110 फार्मर्स को मार दिया है नाइजीरिया के अंदर में। ओके, ना उसके बाद आते हैं यहाँ पर पेज नंबर 13 के ऊपर, वर्ल्ड पेज में देखेंगे क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा, जो बाइडन सेट्स न्यू डिमांड फॉर रिटर्न टू ईरान न्यूक्लियर डील। अभी यहाँ पे आप लोगों को पता है कि ईरान को लेकर ईरान काफ़ी चर्चा में है। क्यों? क्योंकि ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया गया। ये इजराइल और अमेरिका मिलकर दोनों साजिश रच रहे हैं कि ईरान अपनी तरफ से स्टेप उठाए, ईरान कुछ करे यहाँ पर, जिससे कि जो बाइडन की नज़र में ईरान गिर जाए, और जब जो बाइडन आए तो फिर वो ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो लगे रहने, क्योंकि ईरान से रिलेशंस अच्छे हैं जो बाइडन के। जो बाइडन आएंगे तो फिर काफ़ी पॉसिबिलिटी है जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस है वो हट जाएंगे। जैसे ही सैंक्शंस हटेंगे, एक चीज़ और होगी, इंडिया के साथ यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिलेशंस हो जाने वाले हैं ईरान के। हालांकि रिलेशंस अच्छे हैं लेकिन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर बाइडन ने नए नए डिमांड्स वगैरह यहाँ पे सेट कर दिए हैं कि जो न्यूक्लियर डील को, जो ईरान की न्यूक्लियर डील है उसे वापस लाने के लिए कुछ नए डिमांड्स हैं, उसको सेटअप करा गया है। ओके, नाउ यहाँ पे बिजनेस पेज पे हमारे लिए कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। नाउ चलते हैं अपने एडिटोरियल्स के ऊपर, देखेंगे लास्ट में। अब हम एक दो एडिटोरियल मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, फिर एक डिटेल में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वालों को। सबसे पहले ये वाला एडिटोरियल जो है ये पूरा का पूरा जीएसटी को लेकर है। ये पूरा जीएसटी को लेकर है। जीएसटी का भी आप लोगों ने देखा, जीएसटी, जीडीपी, ये सारी चीज़ें हैं। जीडीपी हमारी कितनी डाउन चल रही है, और अभी जीएसटी का ग्रोथ, मतलब ग्रोथ कितना देखा गया। और साथ ही साथ जीडीपी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अक्टूबर वाले क्वार्टर में थी, सॉरी जो फर्स्ट क्वार्टर में थी, वो थी 25% के आसपास माइनस में। ठीक है, अब जो सेकंड क्वार्टर है, सेकंड क्वार्टर के अंदर भी जीडीपी डाउन है, बट थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, सब छोड़ो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर ये जीएसटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जीएसटी का कलेक्शन जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है नवंबर के टाइम पर। और यहाँ पर कल मैंने जीएसटी को पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया है, जीएसटी होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से टैक्सेस हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये क्या होते हैं, कब कब इम्प्लीमेंट होता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, कितना कितना परसेंट जाता है, सेंटर जाता है लेती है, स्टेट लेता है, ये मैंने सारी चीज़ें बताई हैं
कल के द हिंदू एनालिसिस में। तो देखो सब्सक्राइब का नीचे बटन आ रहा है ना, उसके बराबर में दीपक यादव आईएएस एकेडमी लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो और थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना, वहां पर आप लोगों को 2 दिसंबर का हिंदू एनालिसिस मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर देखना। और वहां पर मैंने जीएसटी को एक्सप्लेन किया है कंप्लीट। ओके, नाउ आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे आते हैं और यहाँ पर फार्मर्स को देखो। और अब हम यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, देखो ये फार्मर प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि सेंटर ने, केंद्र सरकार ने रिसेंटली 3 फार्म बिल्स को पास किया था। 3 फार्म बिल्स को पास किया था, तो वो कौन कौन से बिल्स हैं, चलो देखेंगे इनको हम लोग टेलीग्राम पर। उससे पहले मैं बताऊंगा कि यार देखो, डेली बेसिस पे मेरे चैनल पर 2 वीडियोस तो अपलोड होती है। मॉर्निंग में 5 बजे डेली करंट अफेयर की ये वाली, टेलीग्राम पर आप लोगों को हमेशा इसकी नोटिफिकेशन मिल जाती है, तो जाकर ये ज़रूर वीडियो देखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। ओके, नाउ यहाँ पर हम देखें इन फार्म बिल्स के बारे में, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, नाउ ये फार्म बिल्स जो हैं जीएस पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म बिल्स इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट, यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करे गए थे। अब ये है क्या, ये जब आर्टिकल मैंने शेयर करा था जब ये ऑर्डिनेंस थे, ठीक है, जब ये बिल्स के अंदर हुए ही नहीं थे। ऑर्डिनेंस जब पास हुआ था तब बिल बनता है, लेकिन यहाँ पे जब ये ऑर्डिनेंस थे तब की बात हो रही है। यहाँ देखो ये 3 बिल्स कौन कौन से थे। सबसे पहला बिल का नाम क्या था, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा है फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। तीसरा है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। ये तीनों फार्म बिल्स के नाम हैं। अब जो पहला फार्म बिल पास हुआ उससे क्या कंसर्न आया, उससे आया ट्रेड एरिया, कि भाई जैसा पहला पहला फार्म बिल है। अब देखो सारी चीजें परेशानी कहाँ कहाँ पर है, ये याद रखना, इन फार्म बिल से 3 जगह पर परेशानी है। एक है ट्रेड एरिया, मंडीज वाला, ठीक है, ट्रेडर, कमीशन एजेंट। तीसरी चीज मार्केट फी, यानी कि स्टेट एक मार्केट फी लेता है वो। अब यहाँ पे जब ये बिल्स को नए बिल्स लाए गए तो इन तीनों के अंदर चेंज आया, यानी कि ट्रेड एरिया आप लोगों को मालूम होगा। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को नजर आएगा कि देखो होता क्या था, फार्मर्स अपना एमएसपी पे लेता था, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो लेता था, लेकिन यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटाने की बात हुई थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज हट के देखो, ये फार्मर से करता था पहले अपना प्रोडक्ट उड़ा के मंडी में जाके सेल आउट करता था। एपीएमसी एक्ट के अंडर में, एपीएमसी एक्ट के अंडर में जो मंडीज थी वहां पर जाकर मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये सारी चीजें सेल करता था एमएसपी पे, ठीक है, कि मतलब इतना सपोर्ट तो इतना प्राइस तो मिलेगा मिलेगा फार्मर का, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को ऐड कर दिया, जैसे कि फार्म गेट्स, फैक्ट्री प्रीमिसेस, वेयर हाउस, सिलो, स्टोरेजेस, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऐड कर दिया गया और काफ़ी हद तक चीज़ें जो है प्राइवेट के हाथ में दे दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मर जो है इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना है। एपीएमसी एक्ट जो कि अंदर मंडीज वगैरह वो बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी, इसका विड्रॉवल होना चाहिए। ओके, यानी कि ये पास नहीं होना चाहिए फार्म बिल्स, ये गलत है। इससे क्या होगा, फार्मर्स को नुकसान होगा, वो प्राइवेट को बेचेंगे, प्राइवेट तो अपने मन मर्जी का पैसा लेगा। ओके, एमएसपी से भी कम पैसे में यहाँ पर बेचा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है। फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहा है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि जो एपीएमसी मंडी सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप्ड है, ठीक है। वहाँ पर देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं और अब अचानक से सिस्टम बदल जाएगा, प्राइवेट आ जाएंगे, काफ़ी हद तक प्राइवेट चीज़ें आ जाएंगी, तो फिर क्या होगा कि फार्मर्स को दिक्कतें होंगी। ओके, दूसरी चीज़ ट्रेडर, यहाँ पे दूसरी चीज़ जो है क्यों फार्मर प्रोटेस्ट कर रहा है, कमीशन एजेंट्स को लेकर। देखो जब फार्मर कुछ सामान बेचना जाता है अपना एपीएमसी मंडीज के अंदर बेचने जाता है, तो वहाँ पे एक कमीशन एजेंट होता है जिसे हम लोग अरातियास कहते हैं। कमीशन एजेंट होता है जिसे हम लोग अरातियास कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट का कमीशन, तो ये गवर्नमेंट होता था, ठीक है, सरकारी एजेंट होता था। अब यहाँ पर ये भी हट गए, अब इसकी जगह कौन कौन आ गए, प्रोसेसर, एक्सपोर्टर, होलसेलर, मिलर, रिटेलर, ये सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पे जब ये सारे लोग आ रहे हैं तो क्या होगा, वापस से जो है अब चीज़ें बदल जाएंगी। जब ये लोग आएंगे तो और इनके पास लाइसेंस वगैरह भी नहीं होगा, प्राइवेट है सारे। अब जब ये कमीशन एजेंट्स हैं इनके पास सबका लाइसेंस वगैरह बिल्कुल अच्छी तरीके से लाइसेंस वगैरह सब कुछ होता था, ठीक है। तो एक आप कह सकते हो ट्रस्ट बन के रहता था, लेकिन वो लोग जब हो सकता है फेक हो जाए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है तीसरा बिल जो था मार्केट फ़ी को लेकर, ये काफ़ी कंसर्न था
कि जो मार्केट फ़ी है वो वगैरह चार्ज करी जाती थी वहाँ पर, जिससे कि स्टेट को फ़ायदा होता था। लेकिन अब यहाँ पे मार्केट फ़ी चार्ज नहीं करी जाएगी, उसको लेकर बात करा गया, जिससे कि यहाँ पे स्टेट भी साथ में खड़ा था। यानी कि 3 लोग हैं जो कि अफेक्ट हो रहे हैं किस चीज़ को लेकर, 3 लोग को परेशानी हो रही है सबसे ज़्यादा। अगर हम देखें इस फार्म बिल्स को अच्छे से देखें तो एक तो फार्मर्स, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। दूसरा कमीशन एजेंट्स, तीसरा स्टेट। ठीक है, इन तीनों को यहाँ पर ये परेशानियाँ हो रही हैं ओके इस फार्म बिल्स को लेकर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे फार्म बिल्स के बारे में। एक मैं कंप्लीट वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं फार्म बिल्स को डिस्कस करूंगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ उस फार्म बिल्स के अंदर में। ओके, फिलहाल तो इसके बराबर वाला आर्टिकल आप लोग देखो, यहाँ पे क्या है कि ये वाला आर्टिकल पर्पस ऑफ वैक्सीन है, आप लोगों को रट चुका होगा यार, वैक्सीन का क्या पर्पस है, क्या चीज़ें हैं, बेकार आर्टिकल है ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा हेल्थ क्राइसिस को लेकर। देखो यहाँ पे एक वर्ड का जिक्र करा गया है, एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये जो AMR है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये क्या है? ये बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, और जल्द से जल्द हम लोग को इसको टैकल आउट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक बन के आने वाला है आने वाले टाइम पे। इसमें होता क्या है कि भाई देखो, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, यहाँ पे टेलीग्राम पे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जी हाँ, मिल सकता है, नहीं मिलेगा। तो ये GS पेपर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि आपके बॉडी में जो भी बैक्टीरिया होता है, ठीक है, बैक्टीरिया होता है, उसके लिए हम लोग एंटीबायोटिक लेते हैं कि भाई वो बैक्टीरिया मर जाएगा। अब हम लोगों ने एंटीबायोटिक ले लिया, कुछ बैक्टीरिया मर जाता है, कुछ बैक्टीरिया रह जाता है जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि वो झेल लेता है उस एंटीबायोटिक को, और उसे और पावर मिलती है, और वो दुगना हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और वो दुगना हो जाता है वो बैक्टीरिया, और इस तरीके से वो बैक्टीरिया और ज़्यादा मजबूत होकर पूरी तरह से बढ़ जाता है और ख़तरनाक बन जाता है पूरे बॉडी के अंदर में, जिससे कि काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नाउ यहाँ पे आप लोग पिक्चर देखने को मिलेगी, यही ये है। पहले स्टेप में क्या होगा कि भाई हम लोगों ने एंटीबायोटिक ले लिया, ठीक है, थोड़े बहुत जो बैक्टीरिया था वो मर गया, लेकिन ये रेड वाले देख रहे हो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे हम लोगों और एंटीबायोटिक ले लिया इसके ऊपर ना, तो फिर ये इसका नुकसान हो गया। ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, इसके डबल हो गए, काफ़ी सारे यहाँ पे ये जो है बैक्टीरिया फैल चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये ऐसे ही शरीर के अंदर बढ़ता रहेगा, और ऐसे ही यहाँ पर ये बाहर आएगा, ऐसे ही यहाँ पर ये फैलता रहेगा एक दूसरे से। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इसको टैकल आउट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गाइस इसके साथ हुआ आज का हमारा द हिंदू एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आई हो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।